आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीवीए के बारे में, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन अटैक। तो ये स्ट्रोक होता क्या है? इट इज़ अ डिस्ट्रप्शन इन द सेरिब्रल परफ्यूजन दैट इज़ कॉजिंग द न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट। मीन्स जो ब्रेन होता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाते हैं बिकॉज कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, ब्लड क्लॉट्स बनने की वजह से, किसी भी कारण से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं या फिर अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी को स्ट्रोक कहते हैं और इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं स्ट्रोक के। पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक एंड तीसरा है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी स्ट्रोक। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? It happens when the artery that supplies the blood to the brain is blocked and blood clots, that is thrombus, often causes blockage. इसमें क्या याद रखना है कि blood clots मतलब इस्चेमिक स्ट्रोक में वही होता है कि जो भी आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, ब्रेन को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होता। हम लोग आगे इमेज में भी देखेंगे। इमेज देख को आपको तीनों टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। हेमोरेजिक में क्या हो जाए, जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं वो रप्चर हो जाते हैं या फिर कुछ ब्लड लीक करने लगते हैं, तो इसको हम लोग हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। एंड ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक जो होता है वो क्या होता है, ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज़ ब्लॉक फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टाइम यानी कि फ्यू मिनट्स या आवर्स के लिए होता है और यूजुअली ये रिजॉल्व हो जाता है 24 आवर्स के अंदर में। तो यहाँ पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं कि हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि नॉर्मल जो वेन है किस तरह से दिख रहे हैं एंड जब हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लीडिंग देख रहे हैं आप, जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गया है। एंड नेक्स्ट है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में नॉर्मल ब्लड वेसल्स देख रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है कि क्लॉट्स फॉर्म हो जा रहे हैं ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो ब्रेन में जो एरिया वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो स्कीमिया हो जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में आप लोग देख सकते हैं कि जो भी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ब्रेन को, उसमें फैट डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड अच्छी तरह से ब्रेन में नहीं जा रहा है। फिर देखेंगे इस्चेमिक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक में। तो इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है वो 85% होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है वो 15% होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ थ्रोम्बोटिक एंड सेकेंड इज़ द एम्बोलिक स्ट्रोक। तो थ्रोम्बोटिक क्या होते हैं, ये क्या होता है कि इसमें जो होते हैं कि थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। और एम्बोलिक में क्या होता है, इसमें भी क्लॉट फॉर्म होते हैं लेकिन ये दूसरे जगह पे होते हैं, यानी कि ये एक जगह पे होता है और ये दूसरे जगह से ट्रैवल करते हैं। ठीक है। ये ट्रैवल करके दूसरे जगह से और फिर ये ब्रेन के आर्टरी में जाके चले जाते हैं ट्रैवल करके। ठीक है। तो ये हो गया एम्बोलिक स्ट्रोक। नेक्स्ट है कि हेमोरेजिक स्ट्रोक में 15% है, जिसमें कि इंट्रा सेरिब्रल स्पेस में 8% होता है एंड सब एर्कोनॉइड स्पेस में कितना होता है, 7% होता है। फिर देखेंगे क्या क्या कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर है। तो रिस्क फैक्टर में ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। तो क्या होता है, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा ओबीज ओवरवेट वाले पेशेंट्स को ऐसे ही चांसेस होता है कि वो इंक्रीज़ करता है उनके ब्लड प्रेशर को, और डायबिटीज़ के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्ट्रोक कॉज करने के लिए। स्मोकिंग और बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक लेने से क्या होता है, जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, या फिर जो ब्लड होते हैं वो क्लॉट होने लगते हैं। तो ये क्लॉट होने की वजह से भी ब्लड जो क्लॉट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, तो उसी की वजह से ब्रेन में जो भी ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो अच्छी तरह से सप्लाई नहीं होता है। तो ये दिस इज़ ओनली द वन ऑफ द कॉज एंड द मेन कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक। फिर साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है कि सडन नमनेस और वीकनेस इन द फीट, आर्म, लेग्स, स्पेशली ऑन वन साइड। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि जो वन साइड ऑफ द बॉडी होता है वो एक साइड का पूरा बॉडी में नमनेस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है
एंड जो भी पेशेंट होते हैं उनको सडन कन्फ्यूजन होता है, वो समझने में, बोलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो उन्हें देखने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती है, फिर डिजीनेस होता है, लॉस ऑफ बैलेंस, अच्छे से कोऑर्डिनेट करके मूव नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, कोई कारण नहीं होता है फिर भी तो बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है। तो ये सारे क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हैं। कुछ वार्निंग साइन भी स्ट्रोक के हैं जिसको हम लोग बी फास्ट से याद रख सकते हैं। बी फास्ट से हम लोग याद रख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं बी फास्ट लिखा हुआ है। तो जब भी वार्निंग साइन मिले तो हमें फास्ट एक्ट करना है, तुरंत हमें देखना है कि बैलेंस, जो भी पेशेंट है उसका बैलेंस, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लॉस ऑफ बैलेंस है, तो ये चेक करना है कि उसे ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। आईज देखना है कि उसको देखने में डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं हो रही है, फेस ड्रोपिंग तो नहीं है, फिर एक साइड का फेस जो है वो ड्रूप कर रहा है, मतलब वहाँ का वो आई ब्लिंक नहीं कर पा रहा, उस तरह के लिप जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आर्म्स देखना है कि उसका वीकनेस तो नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें साइन एंड सिम्टम्स में देखें उसका एक वन साइड ऑफ द बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है, स्पीच उसको डिफ़िकल्टीज़ होगा बोलने में। टी फॉर टाइम टू कॉल, इमीडिएटली हमें कॉल करना है अगर इतनी सारे साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं कि पेशेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, बोल नहीं कर पा रहा है, लॉस ऑफ बैलेंस, तो ये सारी चीज़ में हमें तुरंत एक्ट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स में, यहाँ पर क्या है कि और भी बहुत सारे होते हैं, इसको हम लोग कैटेगरी वाइज, जैसे कि मोटर सिम्टम्स है, सेकंड में है कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस एंड थर्ड में है परसेप्चुअल प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजीज़ याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से एग्ज़ाम में। नॉर्सेट हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी से आते हैं। आप लोग आगे देखेंगे, लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो नॉर्सेट के हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो यही सारे टर्मिनोलॉजीज़ को उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहले मोटर सिम्टम्स से। तो मोटर सिम्टम्स में क्या क्या है, मोटर सिम्टम्स में है कि हम लोग सबसे पहले अटैक्सिया देखेंगे, अटैक्सिया क्या है, ठीक है। तो अटैक्सिया, ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अटैक्सिया हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं कि अनस्टेडी गेट, या फिर इसको लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, बैलेंस अच्छे से नहीं करके चल पाते हैं। हम लोग आगे पढ़े कि जो भी पेशेंट को होता है साइन एंड सिम्टम्स में दिखता है कि लॉस ऑफ बैलेंस है, या फिर अच्छे कोऑर्डिनेट करके नहीं चल पाते हैं। तो अटैक्सिया, तो हम इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, अगर हम लोग अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, लड़खड़ा के चल रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक टैक्सी लेकर चल जाते हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं अटैक्सिया को। फिर है हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रीप्लेजिया, तो ये तीनों को याद रखते हैं। प्लेजिया वर्ड से हम लोग क्या याद रखेंगे, पैरालिसिस, ठीक है। तीनों में आप लोग देख रहे हैं प्लेजिया इस पैरालिसिस से रिलेटेड है। और हेमी को हम लोग याद रखेंगे वन साइड ऑफ द बॉडी, पारा से याद रखेंगे पैर, ठीक है, पैर। और क्वाड्री से, क्वाड्री हम लोग किसको बोलते हैं कि चार, अगर कोई चार चीज़ है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्री बोलते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि जो क्वाड्री है तो चार है, तो यानी कि दोनों पैरा से पैर, तो पैर में लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, एंड क्वाड्री में चारों, यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर। तो हेमी हो गया पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, पारा हो गया कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पैर से, एंड क्वाड्री मतलब चारों, फोर लिम्स। और हेमी पेरेसिस, पेरेसिस वर्ड को वीकनेस से रिलेट करेंगे, और हेमी से हम लोग याद किया कि वन साइड ऑफ द बॉडी। तो आई होप ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ अभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस। कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस में है डिसएर्थ्रिया, डिस्फैसिया एंड एप्रैक्सिया। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ भी याद रखने हैं। तो सबसे पहले एप्रैक्सिया देख लेते हैं। तो एप्रैक्सिया क्या है, अप्रैक्सिया, तो ए वाला वर्ड जो होता है वो कुछ इनएबिलिटीज़ या फिर कोई चीज़ नहीं होता है। ए वर्ड रिलेटेड है कि वो इनेबल है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उससे हम लोग इनएबिलिटी को याद कर लेते हैं। हम प्रैक्सिया को प्रैक्टिस से याद रख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्सिया इज प्रैक्टिस और कोई एक्टिविटीज़। तो ए मतलब इनएबिलिटी और प्रैक्टिस मतलब कोई भी लर्न किया हुआ एक्टिविटीज़ को वो पहले जो याद किया है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है अच्छे से, तो वो हो गया अप्रैक्सिया, ठीक है। देन डिसएर्थिया,
डिसएर्थिया इज डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ओके, डी से याद करते हैं डिफ़िकल्टी, एंड एर्थिया इज स्पीकिंग, एंड डिस्पैथिया, पैथिया को हम लोग स्पीच से याद रखते हैं, ठीक है, स्पीच, एंड दिस इज डिफ़िकल्टी, डिफेक्टिव और लॉस ऑफ स्पीच। देन है परसेप्चुअल प्रॉब्लम, उसमें होता है हेमिएनोप्सिया, डिप्लोपिया एंड एग्नोसिया। तो हेमी से हमारा क्या था कि हाफ और वन साइड हम लोग आगे पढ़े थे, तो इसमें भी वही है, एनोप्सिया इज रिलेटेड टू विजन, तो लॉस ऑफ हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, डिप्लोपिया इज डबल विजन, एंड एग्नोसिया इज इनएबिलिटी। एग्नोसिया फिर हम लोग वैसे पढ़े थे कि एग्नोसिया इज रिलेटेड टू इनएबिलिटी, एंड जैसे रिकॉग्नाइज होता है वैसे ग्नोसिया हुआ, तो उसमें क्या होगा कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है किसी भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को। फिर हम मैनेजमेंट देखेंगे, तो मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में, तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, सपोर्टिव मैनेजमेंट, तो पेशेंट को सपोर्टिव, अगर उसका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो रहा है तो एवर मैनेजमेंट करना है, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके लिए जो ड्रग्स देते हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमें देना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है, तो ये सारे चीज़ हमें सपोर्टिव मैनेजमेंट में देना है। देन है एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटी कोगुलेंट, तो ये सारे ड्रग्स भी देने हैं पेशेंट को ताकि उसका जो भी क्लॉट फॉर्म है वो डिज़ोल्व हो सके। एंटी प्लेटलेट्स में मोस्ट कॉमन है क्लोपिडोग्रिल एंड एस्प्रिन देना है। ये क्या करते हैं, फर्दर जो एक्स होते हैं वैस्कुलर इवेंट्स को उसको रिड्यूस करते हैं और क्लॉट्स फॉर्मेशंस को भी प्रिवेंट करते हैं। देन हम लोग फिब्रिनोलाइटिक एजेंट, जिसे हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी कहते हैं, उसके एग्जांपल्स में उसमें क्या क्या ड्रग है, तीसो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस। तो ये मेजर जो भी ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको डिज़ोल्व करते हैं, और ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है इसको हमें क्या करना है, 3 आवर्स के अंदर में दे देना है। जैसे स्ट्रोक कॉन्सेप्ट हुआ उसके 3 घंटा के अंदर में इसे दिया जाता है, और इसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक के केस में देते हैं, हेमोरैजिक में नहीं देंगे। इस्चेमिक स्ट्रोक होता है तब हमें टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को दिया जाता है। देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट देते हैं टू प्रिवेंट सीजर, एंड क्या होता है, जो भी स्ट्रोक पेशेंट होता है, किसी पेशेंट को सीजर्स भी आता है तो एंटी कन्वर्सल ड्रग दिया जाता है। देन एनाल्जेसिक देते हैं, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है तो जो भी मेडिसिन एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो वो भी देना है। देन नेक्स्ट है अब हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट है, पहला एंजियोप्लास्टी एंड स्टंटिंग, देन है कैरोटिड एंडाक्टेक्टोमी एंड बाईपास सर्जरी। तो हम लोग इमेज के थ्रू देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाला जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जो मेन होते हैं वो क्या है, कैरोटिड आर्टरी है। तो अगर यहाँ पर प्लेग डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर यहाँ के ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, तो इस केस में क्या किया जाता है कि एक सर्जरी इन्वेसिव प्रोसीजर है, एंजियोप्लास्टी, इसके थ्रू स्टंट इंट्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे, और वहाँ के ब्लड वेसल्स को एनलार्ज किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो ईजिली हो ब्रेन में। आप लोग इमेज में देख सकते हैं जहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हुआ था वहाँ पे कैथेटर के थ्रू स्टंट इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है जो हम लोग देखे थे कैरोटिड एंडाक्टेक्टोमी जो था, वहाँ पर प्लेग डिपॉजिट होने की वजह से, तो इस सर्जरी में क्या किया जाता है कि सिंपली जो भी प्लेग है उसको वहाँ से उस वेसल से रिमूव कर दिया जाता है जहाँ पर वो डिपॉजिट हो गए रहते हैं। देन फिर बाद में नॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाते हैं और ब्रेन को इसलिए ब्लड सप्लाई हो पाता है। और थर्ड था बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है कि एक न्यू पाथवे क्रिएट किया जाता है जहाँ के ब्लड वेसल्स नैरो हो गए होते हैं, ब्लॉक हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उस जगह पे एक नया पाथवे क्रिएट किया जाता है। किसी बॉडी के कहीं अदर पार्ट से हम ब्लड, जो हेल्दी ब्लड वेसल्स होते हैं उसको लेकर और वहाँ पे एक पाथवे क्रिएट किया जाता है ताकि ब्लड मिल सके ब्रेन को। तो ये 3 सर्जरी थे। देन है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले हमें पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, सारे कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन में हमें देखना है, पेशेंट का वाइटल साइन। देन आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो भी स्ट्रोक वाले केस में होते हैं उनका क्या होता है कि आईसीपी
3 to 4 और विदिन 2-3 डेज़ में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। और इन ICP अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है दैट गेट रिड्यूस। तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रेन को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ब्रेन डेथ हो सकता है। तो ये मॉनिटर करना, इनपुट आउटपुट मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत कम बॉडी में फ्लूइड है जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, अच्छी तरह से उसे सप्लाई नहीं मिलेंगे तो इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये सारे कुछ होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए और बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड भी हो जाने की वजह से बहुत डिजीज़ कंडीशन होते हैं, जैसे कि पल्मोनरी ईडिमा हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये सारा मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन प्रॉपर पोजीशनिंग, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट का ब्लीडिंग मॉनिटर करना है कि पेशेंट को कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन फिज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, ये सारी चीज़ पेशेंट को दिए जाते हैं, क्योंकि अप्रैक्सिया हम लोग पढ़े थे कि पेशेंट जो भी अपना प्रीवियसली लर्न एक्टिविटी होते हैं वो सब भूल जाते हैं। तो पेशेंट को फिज़िकल थेरेपी से सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कुछ कुछ सिखाना है, री लर्निंग कराना है, जो भी बेसिक स्किल है, बाथिंग, देन ड्रेसिंग, ये सारी स्किल से फिर से सिखाना है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और आप लोग कमेंट में क्वेश्चंस और आप लोग क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर स्ट्रोक। तो आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा कि स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है। हम लोगों ने अभी खुद पढ़ा इसमें कि क्या नाम है स्ट्रोक का दूसरा, तो इसका आंसर है ब्रेन अटैक, और इसको CVA भी कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। तो उसमें से कौन सा सिम्टम्स है। तो आप लोग पढ़ें कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के, तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। और इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन भी होता है पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है, वीकनेस होता है, हेडेक होता है, देखने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसका आंसर ई नंबर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्ले द बिगेस्ट रोल इन इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर स्ट्रोक इन यंगर एडल्ट। तो रिस्क फैक्टर हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे ओबेसिटी होते हैं, देन स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, लेकिन इसमें पूछा है यंगर एडल्ट में क्या रिस्क फैक्टर होता है। तो यंग एडल्ट्स बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस होता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ गिवन टू हेल्प प्रिवेंट अ स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बोला है कि प्रिवेंट अ स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन से मेडिसिन देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ A एंड B। पहला मेडिसिन टू प्रिवेंट क्लॉट एंड दूसरा ब्लड थिनर, यानी कि हम लोग एंटी कोगुलेंट एंड एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन देते हैं, क्लॉट वेस्टिंग जो होता है वो क्या होता है, फिब्रिनोलाइटिक होता है, यानी कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है। तो थ्रोम्बोलाइटिक कब देते हैं, वो इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है, जब क्लॉट्स बन जाता है तब देते हैं। लेकिन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटी प्लेटलेट्स और एंटी क्लो, यानी कि क्लॉट्स ना बने और जो क्लॉट्स बना है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसके लिए हम लोग एंटी कोगुलेंट और ये प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, A एंड B होगा, ठीक है। देन 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड कीजिएगा। इसमें इतना लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसका आंसर बस हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यू आर रीडिंग द फिजिशियन हिस्ट्री एंड द फिजिकल असेसमेंट रिपोर्ट एंड यू नोट दैट फिजिशियन रोट दैट द पेशेंट हैज़ अप्रैक्सिया, ठीक है। इसको हम लोग को देखना है कि पेशेंट को क्या है, ये डिजीज़ डायग्नोस हुआ है कि हाँ उसको ये सिम्टम्स दिख रहा है। What assessment finding in your morning assessment correlates with this condition। तो अप्रैक्सिया क्या था हम लोग पढ़े थे, ए से हम लोग किए थे कि वो इनएबिलिटी को बताता है, इनएबिलिटी। एंड प्रैक्सिया हम लोग पढ़े थे कि प्रैक्टिस या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ जो हम लोग लर्न किए रहते हैं उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाता है पेशेंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग पढ़ के बता सकते हैं ईजिली। अब द पेशेंट इज़ अनेबल टू रीड, द पेशेंट हैज़ लिमिटेड विज़न
वरना तो हम लोग जो पढ़े थे लिमिटेड विज़न का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर लिमिटेड विज़न है या फिर हाफ विज़न लॉस हो गया है तो उसका आंसर क्या है। फिर द पेशेंट इज़ अनेबल टू wring or move his arm to scratch his skin and the patient doesn't recognize a pencil or television। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। एप्रेक्सिया हम लोग पढ़े थे कि जो भी वो पहले से एक्टिविटी लर्न किया रहता है उसको नहीं कर पाता है, तो रिंक नहीं कर पाएगा, अपने आर्म्स को मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इसे पता है कि हाँ स्क्रैच करने के लिए हमें हाथ का यूज़ करके इस तरह से यूज़ करके हमें स्क्रैच करना है, लेकिन वो उसको नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम लोग एप्रेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यू आर असेसिंग योर पेशेंट पीपल साइज एंड विजन आफ्टर अ स्ट्रोक एंड द पेशेंट सेज ही हैज़ ओनली सी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रूम, यू डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग एज। तो ये पहले क्वेश्चन में से दिए हुए थे, तो इसका आंसर आप लोग ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमी एनोपिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।